कुसुम की 5 बहू थी, जिसमें से उसकी 2 बहू पूरी तरह से गंजी थी और उसकी 3 बहू के सर में बाल थे। शादी के बाद कुसुम को जब पता चला कि उसकी दोनों बहू गंजी है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। पर सुमन करती भी क्या, नीलम और कविता अब उसके घर की बहू बन चुकी थी, इसलिए वो हर समय अपनी बहू से इस धोखे का बदला लेने के लिए बार बार उसकी बेइज्जती क्या करती। अरे कहाँ मर गई मेरी दोनों टकली बहुएं? अरे ओ नीलम, अरे ओ कविता। जी माँ जी, आपने हमें बुलाया? क्यों, अब मैं अपनी दोनों टकली बहुओं को बुला भी नहीं सकती क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माँ जी, आप हमें हमेशा काम के लिए बुलाते ना, और आज बिना काम के लिए बुलाया तो इसीलिए बस पूछा। तुम दोनों गंजी बहुएं बहुत अच्छे से जानने लगी हो मुझे, पर आज मैं भी तुम दोनों को किसी काम के लिए ही बुला रही हूँ। चलो अब जल्दी से एक बहू मेरा पैर दबाओ और एक मेरा सर। ठीक है माँ जी। कुसुम की दोनों छोटी बहू उसके सर और पैर दबाने लगती है। देखते ही देखते शाम के 7 बज जाते हैं और तभी कुसुम की सबसे बड़ी बहू रूपल आती है और कुसुम से बोलती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? हम तीनों बहू कब से आपका रसोई में इंतजार कर रहे हैं कि आप आकर हमें बताएं कि खाने में क्या बनेगा, फिर हम बनाना शुरू करें। माफ करना मेरी प्यारी बहू, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, तुम तीनों को जो खाने का मन है तुम खा लो, वही बना लो। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर उसकी दोनों बहू वहाँ से चली जाती है। अब रूपल अपनी दोनों देवरानी आस्था और नेहा के साथ मिलकर खाना बनाती है। वो तीनों बहू अपनी पसंद का खाना बनाती है। रात में जब सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो कुसुम के खाने में बाल निकलता है। ये देखकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है और कुसुम अपनी दोनों गंजी बहुओं से कहती है, खाने में बाल? तुम दोनों का ध्यान कहाँ रहता है? मेरे खाने में बाल कैसे निकला? मुझे खाना परोसने वाली तुम दोनों ही हो ना? माँ जी, भले ही हम दोनों ने आपको खाना परोसा है और निकाला है, पर शायद आप भूल रही हैं कि हमारे सर पे बाल नहीं है। हाँ माँ जी, नीलम बिल्कुल सही बोल रही है। ये दोनों तो गंजी हैं, इनके बाल तो हो ही नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जब आपके सिर में तेल लगा रही थी तो आपका ही बाल उनकी उंगलियों में फंस गया होगा और खाना बनाते टाइम वो खाने में आ गया। इस तरह से आस्था बड़ी ही चालाकी से अपनी गलती नीलम और कविता के ऊपर डाल देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम और कविता साथ में काम कर रही होती है। उन दोनों को साथ में काम करता देख उनका मजाक बनाने के लिए गाना गाने लगती है। सर है ना बाल है, खोपड़ी कंगाल है, आजा सावरिया आ आ आ। माँ जी, माना कि शादी से पहले हमने आपसे झूठ कहा और झूठ बोलकर शादी की, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय हम दोनों का मजाक बनाएं। हाँ माँ जी, कविता बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों वेग मंगवाने वाले। वेग आने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी 5 बहुओं में से 2 बहुएं गंजी हैं। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता चलने दिया था। आखिर शादी के एक दिन पहले ही तो तुम दोनों ही नकली विग लगाकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। माँ जी, हर समय हमारा मजाक मत बनाया करे। कभी हमारे सर पर भी बाल थे, वो भी आपकी इन 3 बहुओं से भी ज्यादा सुंदर। वो तो हमारी शादी नहीं हो रही थी, हमारी कुंडली में दोष था और उस दोष को हटाने के लिए हमें अपने सर से बाल हटाने पड़े, और हमें अपना घर बसाने के लिए 5 साल तक इसी तरह गंजा बनकर रहना पड़ेगा। अपनी झूठी कहानी अपनी जेबों में रखो या उन्हें अपने सर में बाल की तरह उगा लो। मैं बस कहने वाली थी, कल मेरी दोस्त आने वाली है और तुम दोनों अपना गंजा सर लेकर उसके सामने मत आ जाना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतना बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर नीलम और कविता के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है, पर वो दोनों कुछ नहीं करती। अब अगले दिन जब कुसुम की दोस्त आती है तो वो अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है। राधा, ये तीनों मेरी प्यारी बहू हैं। बड़ी बहू का नाम है आस्था, दूसरी का नाम नेहा और तीसरी का रूपल। बहू, जाकर कुछ खाने को बना दो। माँ जी, इस घर में आपकी 2 और बहुएं हैं। भले ही वो गंजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जब मेहमान आए तो वो दोनों कोई काम ही ना करें। हम तीनों ही मेहमान की खातिरदारी में लगी रहें। बहू, तुम तीनों की जो भी शिकायत है वो बाद में कर लेना। अभी घर में मेहमान आया ना, पहले उसका स्वागत करो। कुसुम से इतना बोलते ही उसकी तीनों बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अपना चाहकर भी नीलम और कविता हाथ में चाय और पानी का गिलास लेकर आती है और उनकी दोस्त का आशीर्वाद लेती है। ये देखकर कुसुम की दोस्त कुसुम से कहती है, अरे कुसुम,
अपनी तू दोनों बहुओं से मुझे इसीलिए नहीं मिलवा पा रहे थे क्योंकि ये गंजी है और तुझे डर था कि तेरी बहुओं का मैं मजाक बनाऊंगी। पर देख तेरी बाल वाली बहुओं ने क्या किया, तेरी ही बेइज्जती करवा दी। पर तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी इन दोनों टकली बहुओं का, आज इन्होंने तेरी इज्जत बचा ली। ऐसी बहुएं सबको मिले तो फिर क्या बात है। अरे अगर क्या हुआ, तेरी बहू गंजी है तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द इसके सर पर बाल भी आ जाएंगे। राधा तू बिल्कुल सही कह रही है, अपनी इन दो गंजी बहुओं को ही मैं हमेशा अपनी शर्मिंदगी का कारण समझती थी, पर हमेशा मेरी शर्मिंदगी का कारण मेरी 3 बालों वाली बहुएं निकली। माँ जी ऐसा मत कहिए, आखिर गलती तो हमारी भी थी ना, बस आप तो हमसे नाराज थी। बहू भले ही मैं तुम दोनों से नाराज थी, पर मैं अंधी नहीं थी। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि तुम दोनों कितनी अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। पर फिर भी मैंने तुम्हारे गंजेपन का हमेशा मजाक बनाया और सबकी नजरों में उन तीनों घमंडी बाल वाली बहुओं का गुणगान किया। इसीलिए मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, ऐसी बातें कहकर आप हम दोनों को शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घर की मेहमान मैं हूँ, मैंने ही तुम तीनों सास बहुओं के बीच की दूरी को खत्म किया है और तुम तीनों मुझे ही भूल गए अपनी खुशी में। हाँ नहीं आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं, आप तो अतिथि देवो भवा है। चलिए चल के खाना खा लीजिए, हमने आपके और माँ जी के लिए नाश्ता लगा दिया है। अब वो सब एक साथ खाना खाते हैं, पर ये सब देखकर कुसुम की दोनों बहू अंदर ही अंदर चलने लगती है। क्या बात है माँ जी, आप जिन 2 बहुओं का मजाक बनाती थी आज उन्हीं 2 गंजी बहुओं के साथ मिलकर खाना खा रही हैं और हमसे पूछा भी नहीं। मेरी प्यारी तीनों बाल वाली बहुएं, मैं यहाँ साथ में खाना नहीं खा रही हूँ बल्कि अपनी गलती सुधार रही हूँ। अगर तुम तीनों नहीं चाहते कि मैं तुम तीनों का भी मजाक बनाऊं जैसे मैं अपनी दोनों गंजी बहुओं को बनाती थी, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम तीनों ने मेरी बेइज्जती करवाने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। तुम तीनों के सर पर बाल है, साथ ही साथ घमंड भी है। अपने घमंड को हटा दोगी तो तुम तीनों भी बहुत अच्छी बहुएं बन जाओगी। अभी भी मौका है, सुधर जाओ। अब कुसुम की तीनों बहू को अकल आ जाती है और वो तीनों भी अपनी गलतियां सुधार लेती हैं। उस दिन के बाद कुसुम की दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर कभी भी वो अपनी दोनों गंजी बहू का मजाक नहीं बनाती। और कुछ सालों बाद उसकी दोनों गंजी बहू के सर पर भी बाल आ जाते हैं और उन दोनों के बाल कुसुम की बाकी तीनों बहू के मुकाबले काफी सुंदर थे, जिस वजह से अब हर कोई नीलम और कविता की ही तारीफें करता। शोभा और राहुल बहुत अमीर थे, उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। शोभा का एक बेटा था जिसका नाम पारस था। वो दोनों चाहते थे कि उसकी शादी एक अमीर घर में हो। ऐसे ही एक दिन शोभा और राहुल के पास एक अमीर घर की लड़की का रिश्ता आता है और वो दोनों पति पत्नी उस लड़की के घर उस लड़की को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वे लोग बैठकर रिश्ते की बात करने लगते हैं। और शोभा लड़की की माँ से बोलती है, बहन आपकी बिटिया तो सर्वगुण संपन्न है, मुझे तो पहली नजर में ही आपकी बिटिया भा गई। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है, समझो आप। बहन अगर ऐसा है तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझो। अब जब दोनों को ही ये रिश्ता मंजूर है तो कुछ शादी विवाह की और लेन देन की बात कर लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। देखिए भाई, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें चाहिए तो बस अपने बेटे के लिए एक संस्कारी सुंदर सुशील बहू, जो कि आपकी बिटिया है ही। बाकी देना ना देना वो तो आपकी मर्जी है और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप अपनी बिटिया को वो सब देंगे जो एक माँ बाप देते हैं अपनी बिटिया को। आखिर आप जो कुछ भी देंगे वो सब आपकी बिटिया का ही तो होगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, अब बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बेटी को वो सब दूंगी जो मुझसे बन पड़ेगा। इस तरह से राहुल और शोभा पारस की शादी की बात पक्की करके घर आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। भगवान का भला हो जो हमें इतना अमीर परिवार मिला। अब हमने इतने सालों में अपने बेटे पर और उसकी पढ़ाई पर जो भी पैसा खर्च किया है वो सब हम सूद समेत ले लेंगे। अरे भाई, आखिर हमारा बेटा भी कोई लल्लू पंजू थोड़ी ना है, आखिर सरकारी नौकरी करता है। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा खर्चा तो वसूल हुआ, अब बस पारस के आने का इंतजार है। अगले हफ्ते पारस आने वाला है और जैसे ही वो आ जाएगा मैं उससे शादी की बात छेड़ दूंगी और पारस के हाँ बोलते ही शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। हाँ मेरी प्यारी बीवी। अरे आपको पता है, मुझे तो अभी से ही अपना पूरा घर हरा भरा नजर आ रहा है।
इधर टीवी होगा, उधर मशीन होगी, इधर एसी होगा, इधर डाइनिंग टेबल, उधर सोना और सोने की तिजोरी में पैसा। शोभा और राहुल बहुत खुश थे। आखिर वो अपने बेटे की शादी एक अमीर लड़की से जो करवाने वाले थे। लेकिन ये क्या, इस हफ्ते जब पारस घर आता है तो वो अकेले नहीं आता, वो अपने साथ कंचन नाम की एक लड़की को भी लाता है। कंचन की मांग भरी थी और पारस ने उसका हाथ थामा हुआ था। ये देखकर शोभा और राहुल पारस से बोलते हैं, अरे बेटा, ये लड़की कौन है? आज से पहले तो तूने कभी इस लड़की का ना ही जिक्र किया और ना ही हमें इससे मिलवाया। हाँ माँ, क्योंकि अगर मैं आपको कंचन के बारे में पहले ही बता देता कि मैं कंचन से प्यार करता हूँ और कंचन एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करती है और हम जैसी अमीर नहीं है, तो आप हमारे रिश्ते के खिलाफ चली जाती और मेरी शादी कंचन से कभी नहीं होने देती। बस इसीलिए मैंने बिना आपको कुछ बताए कंचन से शादी करने का फैसला किया और यहाँ आने से पहले कंचन से शादी कर ली। अगर आप और पिताजी अब भी कंचन को नहीं अपनाएंगे तो मैं कंचन के साथ कहीं और चला जाऊंगा। अरे बेटा, तू अपनी माँ को इतनी लालची और बुरी समझता है? अरे इतनी सुंदर बहू किसे पसंद नहीं आएगी? एक बार अपनी माँ को बता तो देता। और तुझे और बहू को ये घर छोड़ के जाने की कहीं जरूरत नहीं है। मुझे और तेरे पिताजी को कंचन बहुत पसंद है। पारस और कंचन शोभा की यह बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद कंचन शोभा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अब शोभा और राहुल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं और तभी राहुल शोभा से बोलता है, अरे मूर्ख औरत, तूने ये क्या किया? हम अपने बेटे की शादी एक अमीर घर में करवाने वाले थे और तूने इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अरे बेवकूफ आदमी, तुमने सुना नहीं क्या कि हमारे इकलौते बेटे ने क्या कहा था? अगर हमने उसकी बीवी को अपनाया नहीं तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। और सोचो, अगर हमारा बेटा यहाँ से चला जाता तो हम क्या करते? आखिर ये सब हम अपने बेटे के लिए ही तो कर रहे हैं ना। आप मेरी बात कान खोल कर सुनो। हमें उस लड़की के साथ प्यार करने का दिखावा करना पड़ेगा जब तक पारस यहाँ रहेगा। और आपको तो पता है कि पारस की सरकारी नौकरी है। जैसे ही पारस काम के सिलसिले में यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद हम अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर देंगे। और फिर मैं उस कलमुही का वो हाल करूंगी कि वो खुद हमारे बेटे को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। और फिर हम अपने बेटे की शादी करवा देंगे, वो भी अमीर घर की लड़की से, जो कि खूब सारा दहेज लेकर आएगी। सच में शोभा, तुमने क्या दिमाग पाया है? अब शोभा और राहुल पारस के सामने कंचन से बहुत प्यार करते हैं, उसे घर का कोई काम करने नहीं देते। ये देखकर पारस को बहुत अच्छा लगता है कि आखिर उसके माता पिता ने कंचन को अपना ही लिया। जिसके बाद पारस अपने काम के लिए घर से चला जाता है और पारस के जाते ही शोभा कंचन के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ कलमुही, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहेगी या फिर कुछ काम धाम भी करेगी? जी माँ जी, कहिए क्या करना है? अरे रात काफी हो चुकी है, हमें खाना मिलेगा या नहीं? मैं बस अभी बना कर लाती हूँ माँ जी। इतना बोलकर कंचन खाना बनाकर राहुल और शोभा को दे देती है। उन दोनों के खाने के बाद जब बेचारी कंचन खाना खाने के लिए बैठती है तो शोभा आकर उससे उसका खाना छीन लेती है और उसे मारने लगती है। शोभा का ये बर्ताव देखकर कंचन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो इस बारे में पारस को कुछ नहीं बताती और खुद से बोलती है, आखिर माँ जी को क्या हुआ जो पारस के जाते ही माँ जी मेरे साथ इतना बुरा सुलूक करने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे अब तक नाराज है? अगर ऐसा है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगी और किसी तरह से उनका दिल जीत लूंगी। बेचारी कंचन ये सोचकर अपने सास ससुर का सारा अत्याचार सहने लगती है, लेकिन शोभा और राहुल का अत्याचार अब उसके ऊपर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शोभा ना तो कंचन को सही से खाने देती है और ना ही आराम करने देती है। राहुल और शोभा कभी कंचन को डंडे से मारते तो कभी उसका हाथ जला दिया करते। इस बात से अनजान पारस अपने काम में व्यस्त रहता और एक दिन जब घर पर आता तो वो देखता कि कंचन के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और वो तेज बुखार में होने के बाद भी घर का सारा काम कर रही है। ये सब देखकर पारस अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप इंसान हैं या कसाई? मैंने आप पर भरोसा किया और कंचन को यहाँ अकेला छोड़ा, पर मेरे जाने के बाद आप लोगों ने मेरी कंचन की क्या हालत कर दी है? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि हम तेरी शादी एक अमीर घर में करवाना चाहते थे
अमीर घर की लड़की जो कि यहाँ पर खूब सारा दहेज लेकर आती, लेकिन तूने क्या किया, इस गरीब भिखारी को उठाकर यहाँ ले आया। मैंने सोचा था कि मैं इसे खूब परेशान करूंगी और ये तुझे छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मसी नहीं हुई। अब इस लड़की को तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। माँ, आप कंचन पर कितने ही जुल्म क्यों ना कर लो, पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली। पर मैं ऐसे माँ बाप के साथ नहीं रह सकता जो मेरी बीवी के साथ इस तरह का अत्याचार करें। इसीलिए मैं कंचन के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। इतना बोलकर पारस कंचन का हाथ पकड़ता है और उसके साथ अपने घर से निकल जाता है। शोभा पारस को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और तभी शोभा एक कार के सामने आ जाती है, लेकिन सही समय पर कंचन वहां आकर शोभा की जान बचा लेती है और खुद उस हादसे का शिकार हो जाती है। कुछ देर बाद जब कंचन की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और शोभा कंचन से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन तूने फिर भी मेरी जान बचाई। माँ जी, माँ बाप का दर्जा तो सबसे ऊपर होता है और माँ बाप के हाथ सिर्फ अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, न कि उनसे माफी मांगने के लिए। इस तरह से कंचन अपने सास ससुर को माफ कर देती है। अब बहुत जल्द कंचन भी ठीक हो जाती है और वो सब अपने घर जाते हैं, जिसके बाद कंचन अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक औरत अपने पति सुधीर के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुधीर और मीना जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर घर आ रहे होते हैं कि तभी जंगल में उन्हें किसी के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सुधीर जी, आपको भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मीना, और ये आवाज तो किसी बच्चे की है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। पर मीना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आवाज आखिर आ किधर से रही है। हाँ, हमें चलकर देखना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। इतना बोलकर दोनों जंगल से आ रही आवाज का पीछा करते हैं, जहाँ वो देखते हैं एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के नीचे रो रहा है। वो बच्चा देखने में बड़ा ही बदसूरत और अजीब होता है। उस बच्चे को देख मीना अपने पति से बोलती है, वो देखिए, बेचारा बच्चा अकेले रो रहा है। न जाने इसके माँ बाप कौन है और इस समय कहाँ है और कौन इस मासूम बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। मीना, मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो ये बच्चा भी कितना अजीब और डरावना सा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो एक छोटा सा मासूम बच्चा है जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। ये बिल्कुल अकेला है, कोई उसके आसपास नहीं। ऐसे में अगर किसी जंगली जानवर ने इसे मार दिया तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बच्चे को मैं अपने साथ अपने घर ले चलूं। इस तरह से इस बच्चे को एक माँ भी मिल जाएगी और मुझे एक औलाद। इतना बोलकर मीना उस बच्चे को उठा लेती है और बच्चा मीना की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। माँ और बच्चे का ऐसा प्यार देखकर सुधीर अपनी बीवी से बोलता है, मीना मैं गलत था, तुम सही बोल रही थी। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो सुंदर हो या बदसूरत। चलो हम इस बच्चे को अपने घर ले चलते हैं, अब इसकी परवरिश हम दोनों ही करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों चुड़ैल के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर आने के बाद बच्चा एक बार फिर रोने लगता है। बच्चे को देख मीना बोलती है, लगता है इसे बहुत भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। मीना रसोई में जाती है और रसोई में दूध ना देखकर अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, दूध खत्म हो चुका है और छोटू बहुत ज्यादा रो रहा है, अब जल्दी से जाकर दूध ले आइए ना, आप बहुत भूखा है वो। हाँ मीना, मैं बस अभी दूध लेकर आता हूँ, तुम छोटू का ख्याल रखना। इतना बोलकर सुधीर दूध लेने चला जाता है। अब मीना छोटू के पास जाती है तो वो देखती है कि छोटू अपनी जगह पर नहीं। ये देखकर मीना बहुत ज्यादा डर जाती है। पूरे घर में छोटू को देखने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो छोटू को सोया देखती है। छोटू को अपने कमरे में सोया देख मीना खुद से बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है? छोटू को तो मैंने हॉल में रखा था, फिर ये कमरे में कैसे आ गया? और अभी तो ये भूख से इतना रो रहा था, तुरंत सो कैसे गया? लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। इतना बोलकर मीना छोटू के पास बैठ जाती है कि तभी उसे घर के बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। किसी के रोने की आवाज सुनकर मीना अपने घर से बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि दुर्गा नाम की एक औरत का पति मर चुका है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और दुर्गा से बोलती है,
बहन, ये सब कैसे हुआ? अभी जब मैं घर आई थी तो तब तो भाई साहब बिल्कुल ठीक थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाई साहब की मृत्यु हो गई? मैं भी नहीं जानती मीना बहन, आखिर मेरे पति को क्या हुआ। मैं तो रसोई में काम कर रही थी, एकदम से मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आई और जब मैं बाहर आई तो ये अब होने को कौन टाल सकता है। अब गांव के सभी लोग दुर्गा के पति की मौत का शोक मनाते हैं। कुछ देर बाद मीना का पति भी दूध लेकर घर आता है और मीना छोटू को दूध पिलाती है। अब रात हो जाती है और सुबह होते ही उनके गांव में ठीक उसी तरह से एक और की मौत हो जाती है। ये देखकर मीना और गांव वाले थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि 24 घंटे के अंदर आखिर एक जैसी दो लोगों की मौत कैसे हो सकती है। जिसके बाद मीना अपने घर में जाती है। सुनिए जी, गांव में ये कैसी मौतें हो रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि किसका काम हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मीना। मैं तो बस तुमसे यही कहूँगा कि तुम अपना और छोटू का ख्याल रखना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप भी अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सुधीर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि छोटू एक औरत की गर्दन पर अपने नुकीले दांत से वार कर रहा है और उसे काटते ही वो औरत मर जाती है। अपने बच्चे का असली रूप देखकर सुधीर भागता हुआ मीना के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अपने पति की बात सुनकर मीना छोटू को घर में ढूंढती है और घर के अंदर छोटू को देख अपने पति से बोलती है, पर छोटू तो घर में ही है, शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है मीना। ये बच्चा एक चुड़ैल का बच्चा है। अगर इसकी माँ को पता चल गया कि उसका बच्चा हमारे पास है तो उसकी माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर उसकी माँ ने हमें छोड़ भी दिया तो ये चुड़ैल का बच्चा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी मानो तो इस बच्चे को उसी जंगल में छोड़ आते हैं। पर आप ये क्या बोल रहे हैं? अब ये बच्चा हमारा है, आप उसे फिर से जंगल में छोड़कर आने की बात कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। देखो मीना, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सुधीर की ऐसी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी मीना उस बच्चे को सुधीर के साथ जंगल में जाने देती है और उसे जंगल में छोड़कर घर की ओर जाने लगती है। अब जैसे ही मीना उस बच्चे को छोड़कर घर की ओर आने लगती है, तभी रास्ते में उसे वो बच्चा दिखता है। इस बार वो चुड़ैल बच्चा अपने असली रूप में था। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर मीना को अपने पति की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। तभी वो देखती है कि सामने से एक खतरनाक चुड़ैल भी आ रही है। ये देखकर मीना अपने पति से बोलती है, आप सही कह रहे थे। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये तो एक चुड़ैल का बच्चा है और अब तो इसकी माँ भी यहाँ आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? ये चुड़ैल और इसका बच्चा हमें नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो मीना, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो चुड़ैल उन दोनों के पास आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, तो तुम ही हो वो दोनों जिसने एक चुड़ैल के बच्चे को उससे दूर किया था। एक चुड़ैल के बच्चे को उसकी माँ से दूर करने का नतीजा तुम दोनों को नहीं पता, पर जब मैं तुम्हें मारूंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा और फिर तुम दोनों ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। नहीं माँ, इनको कुछ मत करना। ये दोनों बहुत अच्छे। जब मैं आपसे बिछड़ गया था तब इन्होंने ही मुझे एक माँ का प्यार दिया और मेरी देखभाल की। जब तक मैं आपसे दूर था तब तक मैं भूखा भी नहीं रहा, इसीलिए इन्हें छोड़ दो। जाने दो माँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अपने बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो मीना से बोलती है, मुझे माफ करना, बिना कुछ जाने मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। क्या करूं, एक माँ हूं ना। तुमने इन दिनों मेरे बच्चे की देखभाल करी, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कभी कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना, मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल, जो तुमने हमारी जान बख्श दी। अब हमें यहाँ से जाना होगा।
इतना बोलकर मीना और सुधीर वहाँ से चले जाते हैं। अब गांव में हो रही मौतें भी बंद हो जाती हैं और कुछ दिनों बाद मीना भी गर्भवती हो जाती है और इस तरह से मीना अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो वही चुड़ैल और उसका बच्चा भी जंगल में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।